Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 30 बट सैलरी की है क्लास नंबर 12 और आज हम करने आ रहे हैं अलाउंसेस के बारे में। मेक श्योर लास्ट क्लास में हमने जो आपको एचआरए करवाया था वो अपने अच्छे से देख लिया होगा और प्रॉपर समझ भी आ गया होगा। तो एचआरए हमने लास्ट क्लास में अपने पास कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे, मतलब आज हम पूरे अलाउंसेस को इस वीडियो में खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम परक्विजिट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस की बात। तो हमने पढ़ा था अलाउंसेस का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश की फॉर्म में अगर कोई प्रोवाइड करवाता है, क्या कैश प्रोवाइड करता है या कैश इक्विवेलेंट प्रोवाइड करवाता है, तो वो क्या कहलाता है? अलाउंसेस कहलाता है। आज हम सारे टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं ऊपर अपने पास हेडिंग डालूंगा, दैट इज अलाउंसेस, ठीक है। हमारी हेडिंग क्या होने वाली है? अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंस, सर क्या ये अलाउ कर रहे हो? अरे अलाउंसेस नाम है उसका, तो यही तो करूँगा, ठीक है। चलिए, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? जनरली कैश के फॉर्म में जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई कैश प्रोवाइड कराता है तो उसे हम अलाउंस के नाम से जानते हैं। अलाउंस मतलब भत्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भत्ता बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, पूरे अलाउंस को समझाने के लिए एक ऐसा समराइज चार्ट बनाऊंगा जो हमेशा आपको याद रखना है। एग्जाम से पहले ये वाली शीट आपको याद करके जानी पूरी, ऐसे समझ लो। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा और 4 पार्ट से ही मैं पूरा अलाउंस आपको समझा दूंगा आज, ठीक है। देखो, इसमें अलाउंसेस का जो फर्स्ट पार्ट है, ये लीजिए फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट में मैं जो हेडिंग डालूंगा वो डालूंगा वो अलाउंसेस जो पूरी तरीके से क्या है? टैक्सेबल है। चाहे आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 बीएसी को फॉलो करो या आप इससे ऑप्ट आउट होकर कोई ऑप्शनल टैक्स रिजिम फॉलो करो जो पुरानी वाली है। कोई भी टैक्स रिजिम फॉलो करोगे, ये दोनों के अंदर क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा, जो हेडिंग डलेगी दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी और ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ऑप्शनल टैक्स रिजिम। मतलब आप चाहे ओल्ड फॉलो करो चाहे न्यू फॉलो करो, ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा? हमेशा टैक्सेबल रहेगा। यानी अभी जो मैं अलाउंसेस की लिस्ट बनाने वाला हूं, ये दोनों के दोनों केस में, चाहे आप ओल्ड फॉलो करो चाहे आप न्यू फॉलो करो, ये दोनों के दोनों केस में क्या रहने वाले हैं? टैक्सेबल रहने वाले हैं पूरी तरीके से। उसमें एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी और मिलेगी तो एक सर्टेन अमाउंट की ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जिसमें हमारे पास आता है अपने सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल। इसके मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 बीएसी और ऑप्शनल टैक्स रिजिम। दोनों के दोनों टैक्स रिजिम की हम यहाँ पर बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आपका आता है दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। क्या आता है बताइए? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। सर एक मिनट, आपने हमको जब एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ाया था तब तो आपने ये बोला था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। देखिए, जो डिडक्शन वाला पार्ट है ना, वो एग्जम्पशन नहीं है। डिडक्शन अलग चीज है और एग्जम्पशन अलग चीज है। एग्जम्पशन का मतलब होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, फुल्ली टैक्सेबल वाली बात बोली है। क्या होता है कि पहले आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस आपकी सैलरी में ऐड किया जाता है, उसके बाद नीचे जाके आपको उसकी क्या मिलती है? डिडक्शंस मिलती है। याद आ रहा है? सेक्शन 16 क्लॉज 2। और दूसरी चीज, ये सबको नहीं मिलती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। इसका मतलब इन जनरल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जनरल एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा क्या होता है? टैक्सेबल होता है। इसके बाद सेकंड अलाउंस है हमारे पास, दैट इज डीएनएस अलाउंस। ये तो आपने कई बार क्वेश्चंस में भी किया होगा, डीएनएस अलाउंसेस। तो डीएनएस अलाउंस जो होता है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। डीएनएस अलाउंस मतलब होता है महंगाई भत्ता। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको महंगाई से कंपनसेट करने के लिए आपकी सैलरी में डीएनएस अलाउंस प्लस करके दिया है, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ईदर यू आर ऑप्टिंग ऑप्शनल टैक्स रिजिम, either you are opting default tax regime section 115 BAC, it doesn't matter, it's fully taxable, right? और थर्ड अलाउंस हमारे पास होता है that is called ओवर टाइम अलाउंसेस। थर्ड अलाउंस है हमारा ओवर टाइम
अलाउंसेस। ओवर टाइम अलाउंस का मतलब होता है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, आपके निर्धारित समय से अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो उस एक्स्ट्रा काम के आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिले दैट इज योर ओवर टाइम अलाउंसेस, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है बिकॉज इट्स योर पार्ट ऑफ योर सैलरी। दैट्स वाई ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती है। इसके बाद आपका अगला आता है दैट इज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंस तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये मेडिकल पर्पज के लिए दिया जाता होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मेडिकल अलाउंसेस। क्या लिखूंगा? मेडिकल अलाउंसेस। यदि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये बोलता है कि कल को तुम बीमार पड़ना तो मेरी तरफ मत देखना, ये लो पैसा जाके अपना इलाज करवाना, दैट मीन्स मेडिकल अलाउंस क्या होते हैं? ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसमें कोई एग्जम्पशन वाला पार्ट नहीं होता। इसके अलावा आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस ये क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है, आपकी जो पोस्टिंग होती है ना, वो पोस्टिंग इस तरीके से होती है कि दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कुछ महंगाई का असर हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लाइक अमेरिका की बात करता हूं, वैसे मुझे कहानी इंडिया की चाहिए बट अमेरिका से मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा पाऊंगा। अमेरिका के अंदर क्या है कि अलग अलग सिटीज़ हैं। जैसे आपने अमेरिका में सुना होगा न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में सुना होगा वॉशिंगटन DC। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो वो सबसे महंगी सिटी है, वहाँ का लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा महंगा है, जबकि वहीं वॉशिंगटन DC थोड़ा सा कम महंगा है कंपैरेटिवली टू न्यूयॉर्क सिटी। इट मीन्स कि एक ही कंट्री में अलग अलग सिटीज़ के अंदर, अरे कंट्री छोड़ो, एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग सिटीज़ के अंदर महंगाई का असर कम ज़्यादा होता है। आपने नहीं देखा आपकी गली मोहल्ले में होता है कि इस गली मोहल्ले के 10 गली छोड़कर एक अलग ही टाइप के मकान बने हुए, वहाँ के रेट ज़्यादा है या हमारे रेट ज़्यादा है उनके कम है, ऐसा हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर आपकी पोस्टिंग एक सिटी से दूसरी जगह की जाती है तो ऐसे में महंगाई का असर आपके ऊपर पड़ जाता है। तो जो महंगाई का असर है उसको कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर आपको देता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, आपका टैक्सेबल होता है, ये आपकी सैलरी का ही पार्ट होता है। इसके अलावा आता है हमारा इंटीरियम अलाउंसेस। इंटीरियम अलाउंसेस का मतलब होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो उसके बीच में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको कोई अलाउंस दिया जा रहा है जिसका कोई नाम पता कुछ भी नहीं है, बस दिया जा रहा है बीच में, दैट इज इंटीरियम अलाउंस। दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम फॉलो करो चाहे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो करो, ये आपको पूरा टैक्स हो जाएगा। इसके अलावा आपका होता है सर्वेंट अलाउंस। सेवेंथ अलाउंस कौन सा है आपका बताइए? सर्वेंट अलाउंस। देखिए सर्वेंट अलाउंस क्या होता है? ये अलाउंसेस वो अलाउंस होता है जहां पर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये कहकर पैसे देता है कि तुम खुद काम करते हो जिसकी वजह से ऑफिस में लेट हो जाते हो या तुम्हारी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, ये लो पैसा अपने घर में सर्वेंट रखो और काम खुद मत किया करो, खुद आराम किया करो, सो दैट तुम कंपनी में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाओ। तो जो वो सर्वेंट अलाउंस मिला है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसका 8th है आपका दैट इज प्रोजेक्ट अलाउंस। 8th कौन सा बताइए आपका? प्रोजेक्ट अलाउंसेस। अब ये प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होता है कि कभी कभी एक एम्प्लॉयर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट देता है, किसको? एम्प्लॉय को देता है काम करने के लिए। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारा पैसा खर्च होता है, तो वो जो पैसा खर्च हो रहा है उस बात के लिए उसने उसको पैसे दिए हैं, दैट इज प्रोजेक्ट अलाउंस। तो प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्योंकि देखा जाए तो एम्प्लॉय का अपना खर्चा है जो उसे करना चाहिए, बट फिर भी एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, इट मीन्स इट्स पार्ट ऑफ योर सैलरी, दैट मीन्स कि फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज प्रोजेक्ट अलाउंसेस। फिर आता है आपका टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस। ठीक है, 9th आपका टिफिन अलाउंसेस, या फिर जिसको हम लंच अलाउंस के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जनरली होता है कि एक एम्प्लॉयर ये बोलता है भाई देखो मेरे पास खाने पीने की सुविधा नहीं है, तुम लंच ब्रेक में जाते हो, ये लो पैसा, बाहर जाके जो भी तुम्हें फूकना फाकना हो या फिर जो भी तुम्हें चाय वाय पीनी हो तो इससे पी लेना, दैट इज टिफिन अलाउंस या लंच अलाउंस। ठीक है, तो आप कुछ भी करिए, आपके हाथों में पूरा टैक्सेबल होगा क्योंकि आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला है। इसके अलावा अगर कोई अलाउंस रह गया तो वो एनी अदर यहाँ पर चला जाएगा, एनी अदर अलाउंसेस। ठीक है, एनी अदर अलाउंस मतलब इनके अलावा अगर कोई अलाउंस है तो वो सारा आपका एनी अदर में चला गया, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसके अलावा और भी मैं आपको चलो बता देता हूं, लाइक वार्डन अलाउंस। कौन सा अलाउंस? वार्डन अलाउंस, WARDEN अलाउंसेस, वार्डन अलाउंस। अगर आपको वार्डन अलाउंस मिला है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल सकता है। क्या मिल सकता है बताइए? नॉन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, बोल सही रहा था लिख गलत दी, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। ये क्या होता है? देखिए ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर कई बार एम्प्लॉयर आपको
प्रैक्टिस करने के लिए मना करता है कि आप सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो हमको कुछ एक्स्ट्रा पे करता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ईदर एम्प्लॉय इज ऑप्टिंग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ऑप्शनल टैक्स रेजिम, इट डजंट मैटर, इट विल बी पार्ट ऑफ योर सैलरी एंड इट विल गोज टू टैक्सेबल, राइट। तो बताइए ये आपको समझ रहा है 12th नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। इसके अलावा आपका आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एम्प्लॉय, ठीक है, कौन सा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। दोस्तों इस बात पर ना मैं एक स्टार डालूंगा। सर स्टार क्यों डालूं, क्या कुछ इसमें मैटर है? हाँ मैटर है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मैटर है। सर क्या मैटर है? पहले ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखो बच्चे ना 3 चीज़ों को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो तीनों को सेम समझ बैठते हैं। थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए मेरी बात सुनो, एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक होता है कन्वेंस अलाउंस। जनरली स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर क्या है ट्रैवलिंग, क्या है कन्वेंस, क्या है ट्रांसपोर्ट, वी डोंट नो, हम इनको एक ही कंसीडर कर रहे हैं। नहीं दोस्तों ये गलती मत करना, बिकॉज वी आर अ टैक्स एक्सपर्ट्स। अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस, पहले कन्वेंस सुनिए, सबसे छोटे से मैं बड़े पर जाऊंगा। होता ये है कि मान लीजिए मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरे मालिक ने बोला शिवम मेरे क्लाइंट के पास से जाके ये फाइल तुम ले आओगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले आएंगे। बोले ये पेन ड्राइव उसको दे आओगे? मैंने कहा बिल्कुल दे आएंगे। बोले कि आप ना DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उस वाले CA के पास है, वहाँ से ले आओगे तो मेरे लिए? मैंने कहा बिल्कुल ले आएंगे। भाई आपके नौकर है, जहाँ बोलोगे वहाँ चल देंगे। लेकिन सर क्योंकि मैं आऊँगा जाऊँगा तो उसका किराया मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, वो तो आपको ही देना पड़ेगा। तो मालिक ने कहा हाँ हम जानते हैं हमें देना पड़ेगा। तो मालिक ने मुझे 200-300 रुपये दे दिए उस काम को करने के लिए, ताकि आने जाते वक्त कोई ई-रिक्शा वगैरह या ऑटो रिक्शा करना हो तो मैं उन पैसों से कर पाऊँ और आने जाने में मुझे दिक्कत ना हो। तो ऐसे में मेरे एम्प्लॉयर से जो मुझे पैसा मिला है दैट इज कॉल्ड कन्वेंस अलाउंस। उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। यानी कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है कि जब आप लोकल एरिया में यदि आप आ और जा रहे हैं, वो भी ऑफिशियल पर्पस से, तो वो कहलाता है कन्वेंस अलाउंस। वहीं दूसरी तरफ होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है, जैसे कल को आप CA फर्म में काम करोगे, ठीक है, चाहे आपकी ट्रेनिंग हो, आर्टिकलशिप हो या इंटर्नशिप हो, कुछ भी हो, जब आप CA फर्म में काम करेंगे तो आपका CA आपको कुछ टाइम के बाद जब आपको काम आ जाएगा वो आपको ऑडिट पर लेकर जाएगा। ऑडिट क्या होता है कि किसी भी कंपनी या बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना कि वो सारे ऑथेंटिक है या नहीं है, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को सारे फॉलो किए हैं नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर बताते हैं, मतलब चेक करते हैं और अपनी एक ओपिनियन देकर आते हैं थ्रू ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो उस केस में जब वो आपको लेकर जाएंगे तो पता है क्या होगा, आपका जो ऑडिट है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी सिटी में हो या आपके शहर में हो या आपके राज्य में हो सकता है अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे ऑडिट के लिए आगरा यानी यूपी जाना पड़े, हो सकता है मुझे ऑडिट के लिए तमिलनाडु जाना पड़े, हो सकता है मुझे ऑडिट के लिए वेस्ट बंगाल जाना पड़े, बिहार जाना पड़े, तेलंगाना, हैदराबाद, अलग अलग जगह पर मेरे ऑडिट्स हो सकते हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है क्योंकि देखो भाई ऑडिट पे जाना है तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा, एक काम करो तुम ऑडिट पे चले जाओ। कहाँ पर? लाइक फॉर एग्जांपल बिहार। अब तुम दिल्ली से बिहार जाओ तो आने जाने का जो तुम्हारा ट्रेन का किराया होगा, आने जाने का जो भी किराया होगा वो आपको हम दे रहे हैं, ये लो 20,000 रुपये, आने जाने का जो भी खर्चा हो कर लेना, बाद में हिसाब मुझे दे देना, ठीक है। तो जो उन्होंने मुझे पैसा दिया ना दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग अलाउंस। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग अलाउंस। बोलो क्लियर हो गया? यस सर ट्रैवलिंग अलाउंस हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है उसका फुल्ली टैक्सेबल होता है ये वाला पार्ट। जिस इंसान को अब सर पहले ट्रांसपोर्ट होता, भाई ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो कहलाता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल केस में टैक्सेबल होता है सभी पर। लेकिन यही ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिला है जो दिमागी तौर पे डिसबैलेंस है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, वो ऑर्थोपेडिकली चल नहीं सकता, उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप का इशू है तो ऑब्वियस सी बात है उस एम्प्लॉय को घर से ऑफिस तक आने में ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा या ओला उबर जैसी चीज़ें करनी पड़ती हो, तो उस केस में उसका एम्प्लॉयर उसको पैसे दे देता हो, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? कुछ एग्जम्प्ट हो जाएगा।
उस केस में ये कुछ एग्जम्प्ट हो जाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मैं 3 टुकड़े करूंगा। पहला टुकड़ा कि अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को मिल रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल, उसकी सैलरी में जुड़ेगा। दूसरा टुकड़ा, यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी डीफ, डम्ब, मेडिकली इल या ऑर्थोपेडिकली इल व्यक्ति को मिल रहा है तो ये पूरा पूरा टैक्स नहीं होगा, बल्कि 3200 रुपए प्रति माह की एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेट सपोज कि मिस्टर ए जो है वो डीफ और डम्ब है और उनको ऑफिस आना है या ऑफिस से घर जाना है। उनके एम्प्लॉयर ने महीने में जो भी बेसिक पे वगैरह होती है वो तो अलग है, उसको अलग से ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं 5000 रुपये महीना। कितना बताइए? 5000 रुपये महीना। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि उसका 3200 रुपये पर मंथ, बोलिए कितना? 3200 रुपये पर मंथ माफ कर दो, जो बचा 1800 रुपये वो तुम टैक्स कर दो, यानी उसकी सैलरी में ऐड कर दो। 3200 रुपये पर मंथ की माफी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल इंसान को मिले तो कोई माफी नहीं है, पूरा पूरा सैलरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर डीफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली इल व्यक्ति को मिले तो 3200 रुपये क्या हो जाता है? माफ हो जाता है। सर तीसरा केस है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है क्योंकि वो रेलवे का लोको पायलट है, वो ट्रक ड्राइवर है, तो उसको डेली अलाउंस की जगह क्या मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। तो ऐसे में उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्प्ट हो जाएगा। कितना? 70% ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जम्प्ट। Whichever is lower shall be exempt। सर क्या आपने बोला थोड़ा सा समझ नहीं है, मैं पहले एक बार लिख दूं, लिखने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यस सर प्लीज़ आप लिख दीजिए। देखिए मैंने ये बताया कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो कि डीफ है, जो कि डम्ब है, ठीक है, या ऑर्थोपेडिकली उसको कोई प्रॉब्लम है। कैसी बताइए? ऑर्थोपेडिकली, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्थोपेडिकली उसे कोई दिक्कत है, मतलब उसको लाइक हड्डी वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में उसका पूरा का पूरा पार्ट एग्जम्प्ट हो जाता है। उसका पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट होता है। उसे जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एक व्यक्ति होता है जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है बट वो एक नॉर्मल पर्सन है। वो क्या है? एक नॉर्मल पर्सन है। तो उस केस में उसका वो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। उस केस में उसका पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और तीसरा पार्ट होता है कि एक ट्रांसपोर्टर जो कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में काम कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है डेली अलाउंस की जगह। डेली अलाउंस नहीं मिला, उसे सिर्फ क्या मिलता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो उस केस में मैं लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख रहा हूँ, डेली अलाउंसेस उसको नहीं मिलता है, ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, उसको डेली अलाउंस नहीं मिलते। तो ऐसे केस में उसका एग्जम्प्ट कितना होगा? 70% ऑफ अलाउंस उसका एग्जम्प्ट हो जाएगा, या फिर 10,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जम्प्ट। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतने पार्ट की उसको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। उतने पार्ट की उसको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो अगर ऑर्थोपेडिकली डीफ और डम्ब है तो पूरा पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्प्ट है। यदि वो नॉर्मल पर्सन है तो उसका पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि एक ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना पार्ट उसका डिडक्ट हो जाएगा, बाकी टैक्स हो जाएगा। 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ ऑफ द अलाउंसेस। बताइए ये चीज समझ आइए? बताइए कोई डाउट? मैं उम्मीद करता हूं अभी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, आपको ये चीज नजर भी आ रही है जो मैंने नीचे लिखी है? मुझे उम्मीद है कि आपको नजर आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मजा आ गया, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत? अरे बताओ ना भाई। तो पहला सेगमेंट आपको समझ आया? फुल्ली टैक्सेबल, ये कौन से सारे के सारे जो पूरे पूरे टैक्स हैं, चाहे तुम ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो करो चाहे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो करो, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ थोड़ा सा अलग है। वैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मैंने लिखा तो मैं बीच वाली की बात कर रहा था, बट मैंने सोचा साइड बाय साइड ये दोनों चीजें भी अभी बता दूं, जो बाद में बताना है अभी के अभी क्लियर कर देता है। क्लियर है? ये सर क्लियर है। सर एक इसका एग्जाम्पल दे दो क्योंकि चीजें क्लियर नहीं हो रही। बिल्कुल, आप कह रहे हो मैं दूंगा। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं? बस पता चल जाता है, तुम्हारे और मेरे दिल के तार जुड़े हुए हैं। सर गलत जगह नहीं जुड़े हुए, आपके दिल के तार तो कहीं और जुड़े होने चाहिए। अरे भाई समझो बात को, ठीक है। आओ हंसो मत, इधर आ जाओ। एग्जाम्पल देख लो एक बार। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं, वो क्या है? एक ट्रक के ड्राइवर हैं और इनको अपनी एजेंसी से, ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, इनके एम्प्लॉयर के द्वारा 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए पर मंथ का इनको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर एक बात बताइए, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों मिलता है? अरे भाई ये ट्रक ड्राइवर है, इधर उधर जाते हैं, पता है ट्रक ड्राइवर की लाइफ बहुत ज़्यादा खराब होती है।
धूप में बिना एसी के कैबिन में इन्हें ट्रक चलाना होता है, जहाँ तपती हुई गर्मी निकलती है सड़कों पे से, वहाँ इन्हें ट्रक चलाना है। ट्रक लेकर जाना है 5000 किलोमीटर दूर, 2500 किलोमीटर दूर, जहाँ तक यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड जाने में 5 से 7 दिन लग जाता है। फिर लौटना भी है खाली ट्रक को लेकर, तो यानी 15-16 दिन ये अपने घर से दूर रहते हैं, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे में इनका रहना खाना पीना वो कहाँ से होगा? तो ऐसे में उनका ट्रांसपोर्टर उनको बेसिक पे के अलावा क्या पे करता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे करता है। क्या पे करता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब जैसे हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए जो कि एक ड्राइवर है, इनको इनके एजेंसी से क्या मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। कितना मिल रहा है बताइए? 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब इसे 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, इसका मतलब 15,000 इंटू 12, इनको मिल रहा है 1,80,000 रुपये। इसमें से हम कुछ पार्ट एग्जाम कर देंगे। सर क्यों एग्जाम करेंगे? इसलिए एग्जाम करेंगे बिकॉज ये ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर के केस में एग्जाम्पशन कितनी मिलती थी? पहला 70% ऑफ द अलाउंसेस, 1,80,000 का 70%। तो कैलकुलेटर देता कहांगे? हाँ, 1,80,000 का 70%, दिस इज 1,26,000 रुपीज। ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या था? 10,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपीज पर मंथ मतलब 1,20,000 रुपए। बताइए दोनों में से लोअर क्या है? 1,20,000। तो इनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1,20,000। सैलरी में सिर्फ और सिर्फ 60,000 ऐड होगा। वैसे सेक्शन 15 के हिसाब से देखें तो एम्प्लॉयर से जो कुछ मिलता है सब सैलरी का पार्ट है, यानी 1,80 वैसे सैलरी में ऐड होना चाहिए था, बट क्योंकि इसके लिए हमने प्रोविजन बनाए हुए, दैट्स वाई हमने इसका कुछ पार्ट क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया। तो याद रहे जब भी ट्रांसपोर्टर की बात होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एक नॉर्मल व्यक्ति है। यदि वो नॉर्मल व्यक्ति यानी कोई ट्रांसपोर्टर से उसका कोई लिंक नहीं, कोई डीफ डंप वगैरह नहीं, नॉर्मल है, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। बट यदि वो एक ट्रांसपोर्टर से मिलने वाला अलाउंसेस है तो इतना पार्ट उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये वाला केस था, ये वाला केस। और यदि वो डीफ और डंप है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चाहे तुम्हें कितना भी मिले। और एक मिनट एग्जाम्प्ट होगा 3200 रुपये पर मंथ। भाई क्या हो गया? आज तो मैं डीफ डंप सा लग रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम्प्ट होगा, यहां पर पूरा लिखो, एग्जाम्प्ट अप टू ₹3,200 पर मंथ। जितना भी मिलेगा उसमें से 3200 रुपये प्रति माह क्या हो जाएगा? आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितना? 3200 रुपये पर मंथ। ठीक है। बोलो क्लियर है? इसे रब कर दूं? अरे ये वाला एग्जांपल। ठीक है। चल, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम आ रहे हैं अपने पास सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या है बोलता है? सेकंड पार्ट बोलेगा कि फुल्ली टैक्सेबल in case of default tax regime and partly exempt in case of optional tax regime। हेडिंग सुनो फिर मैं आपको समझाता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं अपने पास सेकंड नंबर की हेडिंग, दैट सेज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल, वैसे मुझे थोड़ा सा और इधर लिखना चाहिए था क्योंकि स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, नहीं तो यहां पर लिखूंगा फुल्ली टैक्सेबल और यहां पर लिखूंगा पार्टली टैक्सेबल। जहां मैं लिखा हूं पार्टली टैक्सेबल, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट टैक्स है तो कुछ पार्ट एग्जम्प्ट होगा। ठीक है। यहां पर जब मैं फुल्ली टैक्सेबल की बात कर रहा हूं तो यहां मैं बात कर रहा हूं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम की। डिफॉल्ट टैक्स सेक्शन 115 BAC की बात कर रहा हूं। और जब मैं यहां पर इसकी बात करूंगा दैट इज ऑप्शनल टैक्स रिजिम, यानी पुराना वाला टैक्स, ऑप्शनल टैक्स रिजिम। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो मैं अलाउंस बता रहा हूं ना उसमें थोड़ी नाइंसाफी, थोड़ी गुस्ताखी सी की है इनकम टैक्स वालों ने। सर क्या गुस्ताखी की है? गुस्ताखी को जो इस तरीके से की है कि इनकम टैक्स वालों ने कहा कि यदि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BAC का बेनिफिट लेते हो, वो 3 लाख वाला स्लैब, तो आपको वहां बेनिफिट हमने दे दिया है, इसलिए तुम्हारे पास अगर ये वाले अलाउंसेस मिलेंगे तो ये पूरे टैक्स कर दिए जाएंगे, तुम्हें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आपने ऑप्शनल टैक्स रिजिम फॉलो किया या इस वाली स्कीम से आप ऑप्टिंग आउट हो चुके हैं, निकलना चाहते हो, सेक्शन 115 BAC 1A निकलना चाहते हो, पुराने टैक्स रिजिम से टैक्स देना चाहते हो, तो ये वाले अलाउंसेस पर आपको कुछ क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये बात वो अपने पास कर रहे हैं। बोलो समझ आई बात? हेलो समझ आई? यस सर। चलो अब हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। देखिए इसमें जब लिस्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें बल्कि क्या है कि इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया जिसको बोलते हैं
हाउस रेंट अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंसेस। इसका मतलब ये हुआ बेटा, प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इधर ध्यान दो, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंसेस, यदि आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो किया हुआ है, यानी न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हो, तो आपको एचआरए की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बट यदि आपने ऑप्शनल टैक्स रेजिम, पुराना वाला टैक्स रेजिम फॉलो किया है, तो आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, बस मैं अब तो लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा इस वाले केस में एग्जम्प्ट होगा, एग्जम्प्ट लीस्ट एग्जम्प्ट होगा कौन सा? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में बेसिक पे आता है, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट आता है, और कमीशन परसेंटेज में आती है। और तीसरा है इसमें 50% ऑफ RBS इन केस ऑफ मेट्रोपोलियन सिटी, और 40% ऑफ RBS इन केस ऑफ नॉन मेट्रोपोलियन सिटी। जो भी तीनों में से कम होगा वो आपके एचआरए के अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा, यानी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। पूरी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मिलेगी। कौन से वाले में? ऑप्शनल टैक्स रेजिम में। हेडिंग मैंने ऊपर डाल दी, इसलिए मैं बार बार एक एक जगह नहीं लिखूंगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैं अभी जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूं, यदि आपने न्यू टैक्स रेजिम फॉलो किया है तो उस केस में आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बट यदि आपने पुराना टैक्स रेजिम फॉलो किया हुआ है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम फॉलो किया हुआ है, या ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजिम से, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो वही तो हेडिंग है, उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग हम अपने पास काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस के बाद हमारे पास क्या आता है बताइए? स्पेशल अलाउंसेस। क्या आता है? स्पेशल अलाउंसेस। तो एचआरए की साइड में मैं क्या लिखने वाला हूं? स्पेशल अलाउंसेस। क्या लिखूंगा? स्पेशल अलाउंसेस। चलिए भाई, स्पेशल अलाउंसेस की बात करते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। चलिए, स्पेशल अलाउंसेस का मतलब होता है स्पेशल अलाउंस। सर इसमें क्या नया बताया? स्पेशल अलाउंस, ठीक है। आओ इधर आओ, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वैसे स्पेशल अलाउंस का जो सेक्शन होता है ना, दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। सर तो क्या एचआरए का भी एग्जम्पशन होता है? हाँ, एचआरए का भी। भाई एचआरए होता है, अचार नहीं होता। पता है, मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो जब भी बोलता था ना एचआरए, तो वो स्पीड में बोलता था, तो उसके मुंह से एचआरए नहीं आता था, उसके मुंह से आता था अचार है, अचार है, अचार है। तो कहता था सर इसमें अचार है। मैं कहता था क्या अचार ले? एचआरए बोल। ठीक है। तो इसका भी एक सेक्शन है। क्या है इसका सेक्शन? है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A और रूल 2A, ये है इसका सेक्शन, ठीक है। एचआरए का सेक्शन हमारा ये है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, ठीक है। चलिए 10 सबसेक्शन 14 की बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। दोस्तों दो पार्ट को क्लासिफाई करने के लिए मैं ऐसा कर दूं कि एक पार्ट की डिटेल मैं आपको यहां पर दे दूं, क्योंकि थोड़ा मुझे स्पेस का इशू आ रहा है ना, इस वजह से। अगर आप लोग इजाज़त दें तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सर ऐसे मत बोला करो, इजाज़त दें। इतने प्यार से तो आज तक हमसे हमारी वाली ने भी नहीं पूछा, पूछेगी भी नहीं। इधर कुछ नहीं, इधर आ जाओ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, ठीक है। स्पेशल अलाउंस को मैंने दो पार्ट में अपने पास क्लासिफाई किया है। एक होता है हमारा जिसे बोलते हैं ऑफिशियल अलाउंस, और एक होता है पर्सनल अलाउंस। तो पहले वाले पार्ट को मैं डिवाइड करूंगा किस नाम से? ऑफिशियल अलाउंसेस के नाम से, और दूसरे वाले पार्ट को करूंगा पर्सनल अलाउंसेस के नाम से, ठीक है। दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये रहा आपका ऑफिशियल और ये आपका पर्सनल। ऑफिशियल का जो सेक्शन यूज होता है दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1, और पर्सनल का जो होता है दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 2। ये दो हमारे सेक्शंस होते हैं अपने पास। चलिए देखो, तो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों में हो गया डिवाइड। अब हम ऑफिशियल को पढ़ेंगे, फिर हम पर्सनल को पढ़ेंगे। पर्सनल में ना आपके अराउंड
13 पॉइंट्स हैं जो हम करेंगे अपने पास, ठीक है। चलिए ऑफिशियल अलाउंस सुनिए, पहले आप बात को समझिए ऑफिशियल अलाउंस क्या होता है। देखिए जनरली जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है यानी अलाउंसेस दे रहा है इस मकसद से कि वो ऑफिशियल पर्पस पे ही उन्हें खर्च करेगा, यानी उसका मेन रीजन देने का ऑफिस का काम निकलवाना है, ना कि कोई पर्सनल काम निकलवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट सपोज नहीं बल्कि मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ ना सीधा। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर जो सेक्शन है ना इसके साथ एक रूल लगता है, रूल 2BB, ठीक है। रूल नंबर क्या है इसका 2BB। सर रूल कहाँ लिखे होते हैं? अरे भाई इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962 में लिखा होता है। सर क्या रूल याद करने जरूरी है? देखो जरूरी नहीं है, बट क्योंकि मुझे आता तो मैं दिखाऊंगा ना क्या मुझे आता है अब चलो, तो रूल करने जरूरी है, सेक्शन करने जरूरी है, बट हाँ अगर रूल याद हो जाता है तो अच्छी बात है, थोड़ा अलग इंप्रेशन जाता है, प्रोफेशनल माने जाता हो, ठीक है। आइए देखो यहाँ पर हमारे पास आता है हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंसेस। अब ये हेल्पर अलाउंस क्या होता है? अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक समझा दूंगा। फिर एक आपका होता है जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, और एक आपका होता है एकेडमिक अलाउंस, एकेडमिक अलाउंसेस। अच्छा एकेडमिक अलाउंस को कुछ बुक्स के अंदर रिसर्च अलाउंस के नाम से भी दिया गया है, तो वो भी लिख लो, रिसर्च अलाउंसेस। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, वो क्या, वो चीज है सेविंग इज सब्जेक्ट टू टैक्सेबल, सेविंग इज सब्जेक्ट टू टैक्स। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं क्या चीज है, ठीक है। सुनिए हेल्पर अलाउंस की बात करते हैं, ये जो आपके पास पहला पॉइंट दे रखा है। देखिए क्या होता है जनरली एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक स्पेशल टास्क देता है परफॉर्म करने के लिए, और उस स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, और कई लोगों की मान लो 1 या 2 लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो भाई एम्प्लॉय अपनी जेब से पैसा देकर थोड़ी कहीं से कुछ लोग हायर करेगा, ऑब्वियस से पता है एम्प्लॉयर पैसा देगा, फिर वो उस पैसे से क्या करेगा, 2-3 हेल्पर अपने साथ रखेगा उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो वो कहलाता है हेल्पर अलाउंस। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरे मालिक यानी एम्प्लॉयर ने बोला कि शिवम तुम एक काम करो, वहाँ से ना एक फर्नीचर लाना है। मैंने कहा बिल्कुल ले आएंगे फर्नीचर, आप जो हुक्म मेरे आका, फर्नीचर ले आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं फर्नीचर अपनी पीठ पे रख के लेकर आ जाऊँ ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्नीचर को लाने के लिए वहाँ कहीं लोकल एरिया से 2 लेबर लेकर आऊँगा, और उन लेबर को बोलूँ भाई सुनो ये तुम फर्नीचर यहाँ चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद मेरे ऑफिस तक ले आओ, और ऑफिस में भी तुम्हें ऊपर चढ़ाना है। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कुछ पैसा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पर अलाउंस। क्या बोलते हैं उसको, हेल्पर अलाउंस बोलते हैं। तो यदि तुम्हें हेल्पर अलाउंस मिला है और तुमने उस हेल्पर अलाउंस को पूरा ऑफिशियल पर्पस पे खर्च कर दिया है, कुछ भी सेविंग्स नहीं किया है, तो उस केस में वो तुम्हारा पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि फुल्ली टैक्सेबल होगा अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो किया है, और पार्टली टैक्सेबल होगा अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम फॉलो किया है। सर आप तो बोल रहे फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, भाई सुनो मेरी बात, हो सकता है मेरे एम्प्लॉय ने 1000 रुपए दिए हों उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मैंने हेल्पर से हेल्प ली और 800 रुपए दे के काम खत्म करवा लिया, तो जो 800 रुपए ना वो तो तुम्हारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट जो 200 रुपए तुमने अपने पॉकेट में डाली है ना, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होकर टैक्स हो जाएगा, इसीलिए लिखा है पार्टली टैक्सेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे एम्प्लॉय से मुझे हेल्पर अलाउंस मिल रहा है, मैंने उसमें से 800 रुपए खर्च कर दिए, तो वो 800 तो एग्जम्प्ट हो गए, लेकिन जो 200 मैंने अपने पॉकेट में डाली, इट्स अ पार्ट ऑफ माई सैलरी, इट्स अ पार्ट ऑफ माई सैलरी। वो मेरी सैलरी का क्या बन जाएगा बताइए, प्लीज 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 जल्दी बताइए क्या बन जाएगा, वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो हेल्पर अलाउंस समझ आ गया क्या होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर सेविंग इज सब्जेक्ट टू टैक्स, यदि आपने कुछ बचा लिया तो वो टैक्स हो जाएगा, और अगर नहीं बचाया तो इसका मतलब फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला, तो तुमने बचा के लिया, और अगर बचाया तो सैलरी में ऐड करवाओ, टैक्स करवा दो, ठीक है। अगला है ये यूनिफॉर्म अलाउंस। दोस्तों कभी आप मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह में कभी गए हो? सर ऐसे मत बोलो, गए हैं हम, कई बार गए हैं, और आपको क्या पता, हमारा तो वहीं आना जाना लगा रहता है। चलो अच्छी बात है गए हो। कभी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को आपने देखते के साथ समझ गए हो कि वो एम्प्लॉय है या नहीं है वहाँ के? यस सर हम तो जान जाते हैं, हमारी आंखें में 6 सेंस लगा हुआ है, देखते ही पहचान जाते हैं वो एम्प्लॉय है नहीं है। अबे कोई 6 सेंस नहीं लगा, उनकी ड्रेस से तुम पहचान जाते हो वहाँ के एम्प्लॉय है नहीं है। सर हाउ डू यू नो? हाँ मैंने काम किया वहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ।
सुनो मेरी बात, अगर कोई डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉय आसान से डिटेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग है ना वो सबकी सेम रहती है, तो वहाँ के एम्प्लॉय का जो ड्रेस होता है ना उससे हम उन्हें पता लगा लेते हैं। अब एक बात बताइए कि मैं डोमिनोज में पिज़्ज़ा की डिलीवरी करता हूँ, तो आपको पता है डोमिनोज पिज़्ज़ा की जो डिलीवरी बॉय है तो उनकी ड्रेस कैसी होती है, वो डार्क नेवी ब्लू कलर की उनकी शर्ट होती है, ब्लैक पैंट होता है और बेल्ट उनकी ब्राउन कलर की होती है और कैप लगी होती है, आपने देखा हो ब्लैक ब्लू कलर की कैप लगी होती है। तो ये उनका एक ड्रेसिंग सेंस है। जब भी हम उन्हें कहीं बाइक पर देखते हैं तो हम समझ जाते हैं तो बंदा डोमिनोज का है। तो इससे क्या होता है ना कि कंपनी की एक अच्छी इमेज बनती है, मार्केट में एक ब्रांड बिल्डिंग बनती है कि ये पर्टिकुलर कलर तो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, उस पर्टिकुलर ब्रांड को करता है। जैसे मैगी है नेस्ले की, तो वो येलो कलर है तो येलो कलर से हमें मैगी याद आता है। इसी तरह थोड़ा सा ऑरेंज कलर कर दो तो यिप्पी नूडल याद आता है। तो कलर का भी एक सेंस होता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसी तरह यूनिफॉर्म का भी अपना एक प्रॉपर सेंस होता है, ठीक है, उससे ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। अब क्या है कि लेट सपोज मैं डोमिनोज में काम करता हूँ, मुझे वो ड्रेस दी गई है, तो मैंने कहा भाई साहब क्या मैं अपनी खुद की ड्रेस में डिलीवरी नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, अगर आप ऑफिशियल काम करेंगे तो इसी ड्रेस में करेंगे, जब आपका ऑफ हो जाएगा और ऑफ ड्यूटी हो जाओगे तब आप अपनी सिविल ड्रेस के अंदर आ सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं ड्रेस पहन लेता हूँ। मैं ड्रेस पहन के जा ही रहा था, पता चलता है कि मेरी ड्रेस जो है वो ख़राब हो गई गर्मी के चलते, बहुत ज़्यादा उसमें स्वेटिंग वगैरह हो गई है, ये पूछो ही मत कि क्या क्या हुआ उसके साथ। तो ऐसे में मैं अगले दिन क्या बिना ड्रेस के जाऊँगा? नहीं, मैं एक सब्स्टिट्यूट में एक और ड्रेस अपने एम्प्लॉयर से मांगूंगा। तो एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि देखो ड्रेस को ना प्रॉपर मेंटेन करके आया करो, उस पर प्रॉपर प्रेस वगैरह होना चाहिए, प्रॉपर धुलवा के लेकर आया करो ताकि तुम अच्छे लगो। तो हमने कहा भैया देखो कपड़ा हमारा नहीं है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही धोकर दे दो ना भैया, हमें तो ये बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि भाई ये लो पैसे लो और यूनिफॉर्म को प्रॉपर मेंटेन करके रखो, इस बात के मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए मुझे मेरा एम्प्लॉयर 500 रुपये महीने का दे रहा है, बट मैं डिटर्जेंट के तौर पर 5 रुपये वाली घड़ी टिका रगड़ के ही उसको साफ कर देता हूँ, यानी 5 रुपये का खर्चा आता है। प्रेस में करता नहीं हूँ, गीले कपड़ा होता है उसको यूँ फटकार देता हूँ 2-3 बार, वो अपने आप सीधा हो जाता है, कोई प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो 500 मिला, मैंने खर्च कितना किया? चलो 10 रुपये की घड़ी टिका ले लेता है, 10 रुपये की घड़ी टिका से मैंने अपना काम कर लिया, तो कितना सेव कर लिया? 490 रुपए। जानते हैं दोस्तों, ये जो 490 रुपए मैंने अपने सेव करके पॉकेट में डाला, इट्स अ पार्ट ऑफ माई सैलरी, बिकॉज मैंने ये ऑफिशियल पर्पज पे खर्च नहीं किया। तभी मैंने लिखा है सेविंग इज सब्जेक्ट टू टैक्सेबल। यदि आपको कोई यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है और आपने उसमें से पूरा पूरा खर्च कर दिया है तो उस केस में तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट यदि आपने कोई सेविंग्स कर ली है, कुछ बचा लिया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सर क्या ये चीज़ डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम वालों पर अप्लाई होगी? नहीं दोस्तों, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम यानी जिन्होंने सेक्शन 115 बीएससी वाला टैक्स रेजिम फॉलो किया है, उनके केस में हेल्पर यूनिफॉर्म एकेडमिक कोई भी अलाउंस मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, कोई सेविंग एविंग का केस नहीं है। अगर आपको 1000 रुपये मिला तो पूरा पूरा टैक्स कर दिया जाएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं दिया। एग्जम्पशन तो सिर्फ किसको मिल रही है? ऑप्शनल टैक्स रेजिम होल्डर्स को मिल रही है, ठीक है। ये सर ओके, आगे चलिए। अब आगे चलेंगे, आगे हमारा एकेडमिक अलाउंस, जिसको हम रिसर्च अलाउंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि भाई थोड़ा पढ़ लिख लेते तो अच्छा नहीं रहता, हमारी कंपनी में काम आते। अब तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो, तो डोमिनोज के अंदर तुम डिलीवरी कैसे लोगे, मतलब किसी का ऑर्डर कैसे लोगे? मैंने कहा भाई ऑर्डर लेने में क्या दिक्कत है, वो बोलेगा मैं ले लूँगा। वो बोलेंगे भाई कोई फॉरेनर आ गया, कोई नाइजीरियन आ गया, तो उससे कैसे बात करोगे, उसको क्या हिंदी में बात करोगे? तो उसके इसमें हाँ दिक्कत होगी। तो मुझे सिर्फ उतनी इंग्लिश सिखाई जाएगी जिससे मैं ऑर्डर ले पाऊँ, उनकी बात को समझ पाऊँ और अपना ओपिनियन उनको डिलीवर कर पाऊँ, मुझे उतनी इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो ऐसे में मुझे बोला जाता है ऐसा है कि तुम कहीं पर कोई एकेडमी ज्वाइन कर लो, वहाँ से कुछ सीख साख के आ जाओ, सो दैट कि हम आपको यहाँ पर ये जॉब दे दें। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ और मेरे एम्प्लॉय से मुझे उसके लिए पैसा मिलता है, मेरे एम्प्लॉय ने कहा शिवम ये लो 5000 रुपये लो, जाके 10 दिन में अंग्रेजी वाला कोर्स करके आओ और फर्राटेदार इंग्लिश बोलो, जिससे उसका फ़ायदा हमारे बिजनेस के अंदर पहुँचे। तो मैं मन ही मन क्या सोच रहा हूँ, यार एक बात बताओ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैसा भले मेरा एम्प्लॉयर दे रहा हो, तो ये क्या मेरी सैलरी में टैक्स होना चाहिए? आंसर इज नो। यदि तुमने वो पैसा पूरा अपने उसमें खर्च कर दिया एकेडमी के अंदर तो टैक्स नहीं होगा, बट अगर कुछ बचा लिया, सेविंग्स कर ली, तो येस वो टैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो 3 अलाउंस आपको समझ आ गए, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस, ये कहलाते हैं आपके ऑफिशियल अलाउंसेस। और क्योंकि ये ऑफिशियल अलाउंस है तो इनमें जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अगर कुछ सेव कर लिया, बचा लिया, तो येस वो टैक्सेबल हो जाएगा, येस वो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो ये हमारा ऑफिशियल अलाउंस हो गया, ठीक है। HUA बोलता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में HUA, हुआ से याद कर लेना, HUA, हुआ। हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, और एकेडमिक अलाउंस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? रिसर्च अलाउंस बोला जाता है, ठीक है।
यस सर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने पास पर्सनल अलाउंसेस की, जिसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 है। पर्सनल अलाउंस हमारे पास 13 है, लेकिन काम के ना 3 और 4 ही है, बाकी कोई काम का नहीं है। बट मैं एक बार लिखवा और करवा सारे दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला अलाउंस आता है दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉयर ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पैसा दिया, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जैसे मान लीजिए कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ के मेरे मालिक ने मुझे पैसा दिया और कहा शिवम तुम अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर इस पैसे को खर्च करना। इट मीन्स मेरे एम्प्लॉयर ने जो मुझे पैसा दिया दैट इज कॉल्ड बिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखिए गवर्नमेंट सेज कि हम इसमें पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्स करेंगे। गवर्नमेंट सेज हमें नहीं पता आपको कितना मिला नहीं मिला, बट 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक का हम आपका माफ कर देंगे। क्या? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मैं एक बार लिखता हूँ, एग्जाम्पल समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया एग्जाम्प्ट अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए माफ है? मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए माफ है, 2 से ज्यादा के लिए माफ नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। एग्जांपल दो सर। एग्जांपल ये है कि ये है एम्प्लॉयर, ये क्या है बताओ? एम्प्लॉयर, और ये है उसका एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं तुम्हारे 1 2 3 बच्चों के लिए हर महीने 500 रुपये दिया करूंगा, और तुम खबरदार जो उनको पढ़ाया लिखाया नहीं उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें हर महीने कितना देता रहूंगा? तीनों बच्चों के 500 यानी 1500 रुपये मंथ तुम्हें देता रहूंगा, ताकि तुम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाओ। तो चलो ठीक है भाई, अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। जैसे ही इसने इसको पैसे दिए एजुकेशन के लिए, इसके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसको क्या नाम देंगे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अलाउंस पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। वैसे ही सेक्शन नंबर 15 आ जाएगा। सेक्शन नंबर 15 कहेगा कि अच्छा भाई तुम दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी देगा वो सब क्या बनेगा बताओ? वो सब सैलरी का पार्ट बनेगा। तो यहां पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 क्या बोलता है? नहीं, मैं पूरा सैलरी नहीं बनने दूंगा, मैं कुछ पार्ट इसमें से एग्जम्प्ट करवा दूंगा। मैं कुछ पार्ट इसमें से क्या करवा दूंगा? एग्जम्प्ट करवा दूंगा। कितना? 100 रुपए तक का। अगर उससे कम मिले तो कम, वरना 100 रुपए तक का, मैक्सिमम 100 रुपए तक का। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, हर व्यक्ति पर, हर बच्चे पर 100 रुपए। बट कितने बच्चों तक? 2 बच्चों तक। ऐसा नहीं कि तुमने पूरी रेल बना रखी है सबके लिए एग्जामिशन हो, नो सर, सिर्फ 2 बच्चे, क्योंकि बच्चे 2 ही अच्छे। वे इधर आ जाओ, हंस रहे हो, ध्यान दो इधर। 1 2 3, अरे भाई इधर आ जाओ। 500 रुपए पर मंथ मिलते हैं, तो आप मुझे बताइए पहले बच्चे को कितना मिलेगा? 500 × 12। दूसरे बच्चे को भी कितना मिलेगा? 500 × 12। तीसरे बच्चे को भी कितना मिलेगा? 500 × 12। बताइए कितना हुआ? दिस इज 6000, 6000 एंड 6000। इसमें से लेस करेंगे क्या? एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट कितना है बताइए? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर 100 रुपए पर मंथ माफ है तो साल का कितना हुआ? बोलो बोलो बोलो, 12 से मल्टीप्लाई करो। 1200 1200 1200 1200 एक बच्चे पे, 2 बच्चे पे। सर 1200 रुपए 2 बच्चे पे, क्योंकि आपने लिखा है मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउ है। तो 100 रुपए पर मंथ का मतलब है साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 1200, और दूसरे बच्चे के लिए भी कितना है? 1200। तो हम यहां पर एग्जम्प्ट कर देंगे कितना? 1200 1200 और 1200, ठीक है। कितने कितना एग्जम्प्ट कर दिया? 1200 1200 1200। हमने यहां पर क्या कर दिया? अपने पास एग्जम्प्ट कर दिया, ठीक है। तो 6000 देखा जाए ना, अगर गवर्नमेंट एग्जामिशन ना देती तो भाई मेरी सैलरी में तो 18000 ऐड हो जाते ना, 6 करके 3 बार 18000 ऐड होता है। बट कुछ एग्जम्पशन मिल गई, कितनी? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 बच्चे। अरे 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 सॉरी, इसको थोड़ी मिलेगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, ठीक है, वो गलती से उधर लिख गया, ठीक है, माफ करना, ठीक है। मेरे मुंह पे नहीं कर गई थी, हाथ से लिख गया था, ठीक है, माफ कर देना। उसको नहीं मिलेगी। सर क्यों? बच्चे 2 ही अच्छे, 2 ही एग्जामिशन मिलेगी, लिखा है ना मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलेगी। तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगी, दैट इज 1200 1200। बच्चा वो पार्ट क्या हो जाएगा आपका? पूरा टैक्स हो जाएगा। तो कितना बच गया आपका? 4800 और 4800, और इसका कितना आ गया? 6000। इन सबको ऐड कर देंगे, ये आपकी सैलरी में टैक्स हो जाएगा। वैसे टैक्स कितना होता? 6 3 18,000, बट 18 पूरा नहीं हुआ, कुछ पार्ट आपका एग्जाम्प्ट हो गया। कितना? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 बच्चे, क्योंकि बच्चे
दो ही अच्छे। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? यस सर बिल्कुल क्लियर हुआ। सेकंड आपका हॉस्टल अलाउंसेस, क्या है आपका? हॉस्टल अलाउंसेस। ये क्या होता है सुनिए, देखो हॉस्टल अलाउंस का मतलब ये होता है, अब हॉस्टल में एम्प्लॉय थोड़ी रहेगा, हॉस्टल में एम्प्लॉय के बच्चे रहेंगे। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई देखो ऐसा तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में रहता है और मैं चाहता हूँ उसको एक अच्छी शिक्षा मिले और एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर वो रहे, तो ऐसे में तुम किसी हॉस्टल में उसका दाखिला करवा दो जहाँ से वो अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर पाए। तो जब अच्छी दाखिला करवाओगे तो ऑब्वियस है तो उसके रहने का भी आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो जो उसके रहने का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो एम्प्लॉयर आपको देगा, यानी हॉस्टल अलाउंस। यदि आपका बच्चा कहीं दूसरी सिटी में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, तो उसको खाने पीने के लिए हॉस्टल में आपने दाखिला दिलवाया होगा, तो उस दाखिले पर जो पैसा लगा होगा उसमें से कुछ पैसा आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, दैट इज कॉल्ड बी हॉस्टल अलाउंस। क्या बोलते हैं उसको? हॉस्टल अलाउंस। तो देखिए एक एम्प्लॉयर से हॉस्टल अलाउंस कितना भी मिले, बट माफ जो है ना, जैसे यहाँ पे 100 रुपये था ना, हॉस्टल अलाउंस में माफी मिलती है 300 रुपए की। कितने रुपए की बताइए? 300 रुपए की। तो मैं यहाँ लिखूंगा एग्जम्प्ट अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। कितने बच्चों तक की माफी मिलेगी? 2 बच्चों तक की, क्योंकि बच्चे 2 ही अच्छे। क्या बात है सर, क्या रिदम बनाई है। सुनो ध्यान से, हॉस्टल अलाउंस कितना माफ है? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। क्या क्वेश्चन करके दिखाऊं? सेम ऐसे ही हुआ जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये वाला एग्जांपल करके दिखाया ना, वैसे मैं थोड़ी देर में एग्जांपल रब कर दूंगा, इसलिए नोट करना तो कर लेना अभी के अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा क्या होता है? देखो सच बोलो ना, आपको 2 ही इसमें अच्छे से याद करने हैं, बाकी सब कुछ भी याद नहीं करना, बस मैं लिखवाऊंगा, याद कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद बताते चलूंगा। ठीक है, तो अगला है हमारा जिसे बोलते हैं स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। थर्ड है हमारा स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस। अब दोस्तों क्या होता है सुनिए, अब मैं जितने अलाउंस लिखवा रहा हूं ना, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, इसलिए इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। ये क्या होता है वैसे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस? क्या होता है कि कभी कभी आपको इधर से उधर पोस्ट करते वक्त आपको थोड़ी दिक्कत होती है, उस दिक्कत को ना हो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, तो थोड़ा आप रिलैक्स फील करते हो, उसी बोलते हैं स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। किसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा देना, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। तो अभी रिसेंटली जो एग्जाम्पशन लिमिट चल रही है दैट इज 800 और 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ठीक है, तो 300 रुपए से 800 रुपए तक। तो मैं लिखूंगा एग्जम्प्ट अप टू ₹300 to ₹800 per month depending on the location, depending on लोकेशन। आपकी जॉब लोकेशन क्या है उस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी एग्जाम्पशन दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा 4th अलाउंस आता है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, ये क्या होता है बॉर्डर एरिया अलाउंसेस? देखिए बॉर्डर एरिया आप जानते ही हैं, जैसे हमारे मैप में अगर आप देखेंगे तो जो मैप आपका नॉर्थ साइड में राइट साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड है आपका मैप, वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और जब आप नॉर्थ वेस्ट पर जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, चाइनीज़ में गलवान वैली वगैरह पे चलते रहता है, पाकिस्तान में हमारे जम्मू की तरफ सीज फायर वगैरह चलते रहते हैं। तो इस जगह पर क्या होता है कि सेंसिटिव इलाके होते हैं, बॉर्डर इलाके होते हैं, वहाँ पर हम कुछ आर्मी के लोगों को या कुछ जो सेना के लोग होते हैं उनको तैनात करते हैं। तो वो बहुत ही रिस्की एरिया होता है, बॉर्डर एरिया तो बड़ा रिस्की होता है, कुछ नहीं पता कि कब किस पल किसके साथ क्या हो जाए। तो ऐसे रिस्की एरिया में हमने आपको डिप्लॉय किया है, तो क्योंकि हमने ऐसे डिप्लॉय किया तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे जिसको बोलते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंस। क्या बोलते हैं उसको? बॉर्डर एरिया अलाउंस। तो ये क्या होता है ना, ये वेरी करता है टू एरिया कि आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ अपॉइंट किया गया या चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ ऑक्यूपाइड किया गया, और उसके अंदर भी रेंज होती है। उस रेंज के अंदर अगर आप आते हो तो वो हाई रेंज है तो आपका एग्जाम्पशन लिमिट ज्यादा होगी, लो रेंज है तो आपकी एग्जाम्पशन लिमिट कम होगी। तो इसलिए आपको ये कोई याद नहीं करना, याद सिर्फ इन दोनों को करना था। ये रेंज वेरी करती है। कल को अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है इंडियन आर्मी से और वो बताता है कि मैं उस जगह पर पोस्ट था, तो मैं पता है क्या करूँगा ऑन द स्पॉट,
इनकम टैक्स रूल निकालूंगा, लोकेशन सर्च करूंगा, लोकेशन के आगे जो एग्जम्पशन लिखा होगा वो उसको बता दूंगा, क्योंकि लोकेशंस बहुत सारी ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल वगैरह इस तरह से होती है, तो उन लेवल्स के हिसाब से एग्जम्पशन का अमाउंट वेरी करता है। तो हमें याद नहीं करना, जब क्लाइंट आएगा तो देख के उसे बता देंगे, सच बता रहा हूँ, देख कर बता देंगे, इसे याद नहीं करना होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा exempt up to a certain limit, up to a certain limit depends on location। लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उसका एग्जम्पशन कितना होगा। बोलो बात समझ आई? ये सर बिल्कुल समझ आया। इसके बाद आता है हमारे पास ट्राइबल एरिया अलाउंस। फिफ्थ है आपका ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। देखिए ट्राइबल एरिया अलाउंस क्या होता है, जैसे आप जानते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ जंगली इलाके पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। उन घने जंगलों में कुछ आबादी कबीलों की भी होती है, कुछ आबादी उन लोगों की होती है जो अपने पुरानी रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वो मॉडर्न कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कबीला ग्रुप जिसे बोलते हैं, वो ग्रुप होता है। अब मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हुई है, एक ऐसे जंगल वाले एरिया में हुई है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। सोचिए कैसा फील करोगे अगर आदिवासी लोगों की जगह आपको अपॉइंटमेंट मिली है, उसी जगह आपको क्वार्टर मिला है, घर मिला है, और आपको पता ही नहीं कि घर से निकलते कब आपका जिंगा लाला उलाला उलाला हो जाएगा। सर क्या जिंगा लाला उलाला उलाला? अरे भाई बुक करते नहीं ऐसे बुक करते उलाला करके उल्टा टांग देते हैं लोगों को, नीचे आग लगी होती है, इंसान को खा जाते हैं। इस टाइप के लोग रहते हैं ट्राइबल एरिया में, और आपकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई तो कब आपका उलाला जिंगा लाला हो जाए कुछ आपको नहीं पता होता। तो ऐसे में आपके एम्प्लॉयर से आपको कुछ पैसा मिलता है जिसको बोलते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंस। कहाँ से रहे हो, इधर आओ। ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो ट्राइबल एरिया अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, कुछ पार्ट इसका एग्जाम्प्ट होता है। ये एग्जाम्प्ट होता है 200 रुपये पर मंथ, मतलब उसकी जान की कीमत कितनी निकाली आपने? 200 रुपये पर मंथ। माफ़ कर देंगे, बाकी सब टैक्स कर देंगे। अरे भाई ये तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होना चाहिए था ट्राइबल एरिया में। सरकार को बोलो एक बार बैठ के देखे, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है, एग्जम्प्ट अप टू ₹200 पर मंथ, ठीक है, 200 रुपये पर मंथ रखी गई। फिर सिक्स्थ आता है हमारे पास जिसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन, तो हो गया आपका, हॉस्टल भी हो चुका है। फिर आता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। अच्छा कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस अपने पास हो चुका है। इसके बाद आता है हमारे पास काउंटर इन सर्जरी अलाउंस, काउंटर इन सर्जरी अलाउंसेस। ये क्या होता है? देखिए काउंटर इन सर्जरी अलाउंसेस का मतलब होता है एक ऐसा अलाउंस जहां पर आपको काउंटर ऑफर दिया जाता है। काउंटर ऑफर का मतलब ये होता है कि जहां पर सबसे ज़्यादा आपके एनकाउंटर पॉइंट्स होता है। एनकाउंटर पॉइंट जानते हो? जैसे अगर आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की ओर देखोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ रेंज ऐसी है जहाँ पर हमेशा बम बारूद होती रहती है, गोलीबारी चलती रहती है हमेशा, ऑल द टाइम। तो उस जगह पर काउंटर अटैक्स बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी जगह अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर आपकी एग्जम्पशन लिमिट है एग्जम्प्ट अप टू ₹1000। सर हम फिर से ना बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हमको ये याद करना है। दोस्तों बिल्कुल याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें याद करनी, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, बिकॉज आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। बिकॉज ये लिमिट रियलिटी में कोई याद नहीं रख सकता। इवन मुझे भी इतने सालों से पढ़ाते हुए हो गया, बट मुझे भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ 2 याद है क्योंकि यही 2 सबसे ज़्यादा काम आती है, बाकी सब डिपेंड होता है क्योंकि ये वेरी भी करता है ना। ये कोई फिक्स रेंज नहीं है, ये रेंज के अंदर देखिए, फिक्स अमाउंट नहीं। फिक्स अमाउंट हो थोड़ा भी हम याद भी कर लें, बट ये रेंज में तो लोकेशन वाइज चेंज होता रहता है, इसलिए आपको याद करने कोई ज़रूरत नहीं है। तो टेंशन मत आओ, इधर आ जाओ। तो एक हो गया काउंटर इन सर्जरी अलाउंस। इसके बाद आपका होता है, अच्छा काउंटर इन सर्जरी अलाउंस होता है वो 3900 है, सॉरी 3900। अभी की लेटेस्ट लिमिट कितनी चल रही है? 3900 रुपये पर मंथ चल रही है, ठीक है। फिर आपका होता है अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडर ग्राउंड अलाउंसेस। अच्छा अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब होता है, अच्छा आप लोगों ने क्या मिशन रानीगंज मूवी देखी है? एक मूवी है जिसका नाम है मिशन रानीगंज, देखिए आप लोगों ने, देखना एक बार, अक्षय कुमार की बहुत अच्छी मूवी है। उसको देखकर आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सर इसका इस पॉइंट को देखने के लिए हम मूवी देख कर आए नहीं, बट अगर टाइम मिले तो देख लेना, ठीक है। उसके मिशन रानीगंज के अंदर ये बताया था कि रानीगंज जो जिला था वहाँ पर कई सारे जो वर्कर्स हैं
उनको नीचे डीप रेट माइनिंग के लिए भेजा गया था। डीप माइनिंग होती है ना, खनिज पदार्थ, कोयला वगैरह निकालने के लिए, तो उसमें भेजा गया। अब उसमें क्या होता है कि वो जब डीप माइनिंग कर रहे होते हैं तो उनकी जो मशीन होती है ना, वो मशीन जब ड्रिल कर रही होती है, और वो मशीन ड्रिल कर रही है ज़मीन से 200 फीट नीचे, 70 फीट नीचे वो ड्रिल कर रही है, और वो ड्रिल हो जाता है एक पानी की स्रोत पर, जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो जो अंदर माइंस है उसमें पानी भरेगा तो इंसान को तो वो घुट के मर जाएंगे पानी के ही अंदर। तो अब जो लिफ्ट है वो लिफ्ट ऊपर जा रही है लोगों को लेकर, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट लिफ्ट एक बार में जो है सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही लेकर जा पा रही है, तो बाकी लोग जो है वो वहाँ फंस जाते हैं। तो अक्षय कुमार उसमें एक सरदार जी का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से उन सभी एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कई बार आपके जो ड्यूटीज़ होती हैं वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड होती है, तो अंडरग्राउंड में आपकी लाइफ को बहुत थ्रेट होता है। इवन ऐसा भी देखा गया है कि कोयले के माइंस में काम करने वाले लोगों के फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, उनकी डेथ टाइम से पहले हो जाती है। माइनिंग में जब आप काम करते हो तो ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता है, लगातार कम ऑक्सीजन लेवल पे काम करोगे तो ब्लड वेसल्स आपके प्योरली काम नहीं करेंगे, प्लेटलेट्स आपके डाउन चलेंगे, हार्ट बीट रेट एक टाइम के बाद नीचे चली जाएगी, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आपको एक अलाउंसेस दिया जाता है जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस। ये माफ होता है आपका 800 रुपये पर मंथ, एग्जम्प्ट अप टू रुपीज 800 पर मंथ। 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या होता है आपका एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद और क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस होता है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंसेस। हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस का मतलब होता है कि कभी कभी आपकी पोस्टिंग पहाड़ों पर हो जाती है जहां बर्फबारी पड़ रही है, हिमालय पर्वत पे आपकी पोस्टिंग हो गई है, तो भैया वहां तो माइनस में टेम्परेचर जाता है, -20, 30, 50 डिग्री भी चला जाता है। तो इतने माइनस में आता है जहां पर इंसान की पूरी हड्डी जो है वो गलती नहीं है, स्ट्रांग बन जाती है, इतनी टाइट हो जाती है। तो ऐसे में काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको क्या मिलता है, कुछ अलाउंस मिलता है, इसको बोलता है हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंसेस। तो ये डिपेंड करता है जगह जगह पर। तो अगर एल्टीट्यूड आपका 9000 फीट से लेकर 15000 फीट तक है तो उस केस में जो आपको माफी मिलेगी, जो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, वो मिलेगा 1050 पर मंथ के हिसाब से, 1060 आपका एग्जम्प्ट होगा, एग्जम्प्ट अप टू रुपीज 1060 पर मंथ। और अगर आपका एल्टीट्यूड लेवल 15000 फीट से भी ज़्यादा है, 15000 फीट अबव, तो उस केस में आपका एग्जम्प्ट अमाउंट बढ़ के हो जाता है 1600, 1600 रुपये, एग्जम्प्ट अप टू रुपीज़ 1600 पर मंथ। तो जब आप हाई रेंज एल्टीट्यूड पे काम करते हैं तो आपको मिलता है हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस। तो वो एग्जम्प्ट अलग अलग एल्टीट्यूड के हिसाब से होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, याद नहीं करनी, बस सुन लो एक बार, आपकी आंखों के सामने से एक बार निकल जाए चीज़ें तो अच्छी रहेंगी। इसके बाद आपका होता है हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस। ये क्या होते हैं, ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जहां पर जमीन के अंदर ना बहुत सारे बम रखे गए, आप जैसे ही पैर रखोगे वो ब्लास्ट होगा। आपने ऐसा मूवीज वगैरह में देखा भी होगा कि माइनिंग्स बिछा दी जाती है जमीन के नीचे, तो जब वो माइंस बिछा दी जाती है तो वो बहुत ही हाईली एक्टिव एरिया होता है, तो वहां पर आपको अलाउंस जो मिलता है उसमें से 4200 रुपये पर मंथ आपका माफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जम्प्ट अप टू 4200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, 4200 रुपीज़। और एक होता है आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, आइसलैंड बोलते हैं, नॉट आइलैंड, आइसलैंड एरिया अलाउंस, आइसलैंड एरिया अलाउंसेस। आपको कोई आइलैंड वगैरह पे भेज दिया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दाऊ एंड दमन, ऐसे पे जहाँ आसपास पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, ऐसे ही भेज दिया गया, तो क्या होगा, तो भैया आपको एग्जम्पशन मिलेगी अगर बच जाओगे तो 3250 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर है एग्जम्प्ट अप टू रुपीज़ 3250 पर मंथ,
के हिसाब से आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर आपने तो 10 लिखे, आप तो हमें 13 बता रहे थे। दोस्तों 13 के अंदर ना एक था ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट, वो मैंने आपको यहीं पर करवा दिया था। अरे बात समझे, तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही करा चुका। तो अभी सिर्फ ये 10 अलाउंस हैं जो पर्सनल अलाउंस है। सर हमें याद कितनी करनी है, मैं आपको फिर से बता दूं, याद हमें 1 और 2 को ही करनी है और किसी को याद नहीं करना आपको, ठीक है। आपको पहले 2 याद रखने हैं और कोई आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताइए यहाँ तक समझ आया। तो हमने क्या पढ़ा, पर्सनल अलाउंस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन विल बी एग्जाम। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड will be exempt. Special compensatory allowance 300 to 800 depending on the location will be exempt, right? Border area allowance exempt up to a certain limit and depending upon the area. Tribal area allowance 200 रुपये पर मंथ माफ होगा। काउंटर इंसर्जी अलाउंस 3900 रुपीज़ तक का माफ होगा। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपये पर मंथ तक का माफ होगा। हाई एटीट्यूड एरिया अलाउंसेस 9000 से 15000 की फीट में है तो 1060 रुपये माफ होगा। और अगर आपका एटीट्यूड रेंज 15000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपका एग्जामिशन पॉइंट 1600 रुपये पर मंथ होगा। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, जहाँ पे माइंस वगैरह ज़्यादा बिछी होते हैं, वो एग्जाम्प्ट होगा आप 200 रुपीज़ पर मंथ। और आइलैंड एरिया अलाउंस आपका एग्जाम्प्ट होगा 3250 पर मंथ के हिसाब से। चलिए अभी क्लियर है, आगे चलें। तो अभी हमारे 2 पार्ट हुए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। अभी मैं इसको रब करूंगा पार्ट नंबर 3 के लिए, ठीक है। सर कितने पार्ट है, सच बोलूं 5 पार्ट है, अभी 2। सर इतना टाइम 2 में लग गया, अरे आगे वाले तीनों बहुत छोटे छोटे हैं, अभी 5-10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे, टॉपिक पूरा हो जाएगा। वैसे टॉपिक बहुत लेंदी है, टफ नहीं है, बस लेंदी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपने पास कि वो अलाउंसेस जो पार्टली एग्जम्प्ट होते हैं बोथ टैक्स रिजिम में, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूंगा। ये देखो दोस्तों, अब मैं डिवाइड जो करूंगा ना वो कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि अब स्पेस की थोड़ी कमी हो सकती है हमें, ठीक है। तो स्पेस की कमी ना हो इसको देखते हुए अब मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा। ये हमारा पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2 एंड नाउ पार्ट नंबर 3। यानी अब मैं लिखूंगा अलाउंसेस। अच्छा अलाउंसेस नहीं लिखूंगा क्योंकि ना फिर स्पेस की फिर कमी पड़ जाएगी। अभी मुझे बहुत सोच समझ के काम करना है। मैं लिखूंगा पार्टली एग्जम्प्ट, पार्टली एग्जम्प्ट अंडर, पार्टली एग्जम्प्ट अंडर बोथ टैक्स रिजिम। दोनों की दोनों टैक्स रिजिम के अंदर क्या होगा, ये एग्जम्प्ट होगा, पार्टली एग्जम्प्ट होगा, पूरा नहीं पार्टली एग्जम्प्ट होगा। चलो भाई करते हैं इसकी बात। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएगा डीटीसी, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, 3 चीजें आएंगी, ठीक है। तो इसमें आपका एक आ गया डेली अलाउंसेस और एक आपका आ गया ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और एक आपका आ गया कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंसेस देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। डेली अलाउंस क्या होता है कि जैसे कभी कोई ट्रांसपोर्टर वगैरह होता है ना, तो वो डेली अप डाउन करता है। अरे ट्रांसपोर्टर छोड़ो, कोई भी एम्प्लॉय होता है, यदि वो ऑफिस के काम से आना जाना उसका बार बार लगा रहता है तो वो कहलाता है उसका डेली अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब मैंने आपको बताया था ऑफिशियल वर्क से उसे कहीं बाहर भेजा जा रहा है, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट, तो उसके लिए बन जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। मैंने यहीं पर ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। और एक है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस का मतलब क्या, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए जो पैसा दिया जाता है। देखिए अगर ये तीनों टाइप के अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे हैं और आपने इसको पूरा खर्च कर दिया है तो इट मीन्स आपने ऑफिशियल पर्पज पे इसको खर्च किया है, तो कोई भी पार्ट आपका टैक्स नहीं किया जाएगा। बट यदि आपने बचा लिया तो यस ये टैक्स कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस पूरे पार्ट के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस पूरे पार्ट के लिए मैं लिखने वाला हूँ in general it is exempt, in general it is exempt, but saving is subject to tax, saving is
सब्जेक्ट टू टैक्स। अगर आपने कुछ बचा दिया तो भाई साहब फिर ये टैक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं बचा है, सारा ऑफिशियल पर्पस पे खर्च किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ आई? यस सर, हमें बिल्कुल समझ आई। तो ये था आपका पार्टली एग्जम्प्ट अंडर बोथ टैक्स रिजिम। बताइए आपको ये चीज समझ आई, पार्टली एग्जम्प्ट अंडर बोथ टैक्स रिजिम, ठीक है। चलो अब हम अपने पास अलाउंसेस करेंगे नंबर 4 वाले, ये लीजिए। अब हम नंबर 4 पर आ गए। अब छोटे छोटे बच्चे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो अब हम कहेंगे फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर अरे वायर कहां गई, हाँ, फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम। ऑप्शनल का मतलब होता है पुराना वाला, ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजिम। यदि आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम की बात करें तो उस केस में तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। बट यदि आपने सेक्शन 115 BAC वाले को ऑप्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो उस केस में ये फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा उस केस में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फुल्ली एग्जम्प्ट, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजिम, पुराने वाले स्लैब रेट को 3 में से कोई एक को चूज किया हुआ है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, 3 चीजें, इसमें 3 पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, पॉइंट 1, 2 एंड 3। पॉइंट 1 ये बोलता है कि जैसे सुनिए, अगर आपने कोई अलाउंसेस या फिर कोई परक्विजिट्स, ये दोनों की बात करते हैं, अगर आपने कोई अलाउंसेस या परक्विजिट दिया है गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ध्यान देना सभी लोग, यदि कोई अलाउंसेस कैश या कोई बेनिफिट आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को दिया है, तो उस केस में अगर वो जजेस ने ऑप्शनल टैक्स रिजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स भरते हैं तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर क्या कोई सेक्शन वगैरह, हाँ सेक्शन वगैरह भी है। वो सेक्शन है आपका, लाइक जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं इन अलाउंसेस की, थोड़ा मैं इस पर ना अंडरलाइन कर देता हूं, गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, यहां पर बात की गई है। एक हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर है हमारा 22A सब सेक्शन 2 ऑफ हाई कोर्ट जज एक्ट, हाई कोर्ट जज एक्ट 1954 के तहत ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। यदि एक हाई कोर्ट के जज को सेक्शन 22A क्लॉज 2 ऑफ द हाई कोर्ट जज एक्ट 1954 के तहत अलाउंस मिला है, यस, या परक्विजिट मिला है, यस, फुल्ली एग्जम्प्ट है। क्या ये फुल्ली एग्जम्प्ट है? इसके बाद इसी के अंदर एक और सेक्शन आएगा, दैट इज सेक्शन नंबर 23 क्लॉज 1A ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट, सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट 1958 के तहत यदि आपको कोई अलाउंसेस या परक्विजिट मिल रहे हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। सर क्या ये याद करना है? नहीं दोस्तों, याद नहीं करना। सर क्या आपको याद है? हाँ मुझे याद है, तभी तो मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ मुझे याद है लिख लिख कर अरे भाई मजाक सुन, ठीक है, आपको नहीं याद करना ये चीज़ है, ठीक है, बस सुनते जाओ। यानी कुल मिला के याद ये रखना है कि अगर कोई अलाउंसेस, कोई परक्विजिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जजेस को मिले तो यस ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, यदि उन्होंने पुराने टैक्स रिजिम को फॉलो किया हुआ है तो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद है हमारे पास ये अलाउंसेस वगैरह हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस के, और है एनी अमाउंट रिसीव्ड थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यदि यूएनओ से हमें कोई अमाउंट मिल रहा है सैलरी या परक्विजिट के नाम का, तो ये पूरा पूरा हमारे हाथों में टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। यदि हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को ना ऑप्ट करके ऑप्शनल टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था होती है ना, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका गैट हो गया, ठीक है, और आपका IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IBRD हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो गया, ID हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, मीगा हो गया। तो ये सारे जितने भी होते हैं UN की बॉडीज हैं, इनमें अगर आप काम करते हैं, इनसे अगर आपको कोई सैलरी परक्विजिट वगैरह मिला है तो इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट, इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट।
अगर वो एम्प्लॉय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को फॉलो ना करके ऑप्शनल टैक्स रेजिम पुराने वाले को फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा हमारे पास sumptuary allowances given to the Supreme Court, High Court judges. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को यदि समचोरी अलाउंसेस मिल रहा है, तो इसमें भी दो चीजें हैं। सेक्शन नंबर 22C ऑफ हाई कोर्ट जज एक्ट 1954 के तहत ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। और दूसरा है हमारे पास सेक्शन नंबर 23B ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट 1958 के तहत ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समचोरी अलाउंसेस मिल रहा हो। क्या मिल रहा है बोलो, समचोरी अलाउंसेस मिल रहा हो। तो बस अब ये पार्ट हमारा हो गया, फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट की ओर आते हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, हम सब मैनेज करेंगे। ये लीजिए फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा अंडर बोथ टैक्स रेजिम। फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर, सर तो लग रहा है आपको भी दिक्कत हो गई, आप भी स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। हाँ भाई दिक्कत होगी लगातार यार, इतनी लंबी क्लास ली दिक्कत क्यों नहीं होगी, ठीक है सर। कहाँ लंबी थी, इतनी लंबी थोड़ी है। फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर बोथ टैक्स रेजिम। आप कोई भी टैक्स रेजिम फॉलो करो, ये दोनों के दोनों केस में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये कौन सा केस है, मैंने आपको पहले भी जब रेजिडेंशियल स्टेटस था तब भी पढ़ाया था। सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 याद करो सभी लोग, प्लीज सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 याद करो कि यदि कोई यहां से कोई बाहर भेजा गया है, बाहर अब्रॉड में भेजा गया काम के लिए, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर बाहर काम के लिए भेजा गया है तो उसको भारत से जो अलाउंसेस जो परक्विजिट दिए जा रहे हैं दैट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 7 के तहत यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे अब्रॉड भेजा जा रहा है और उसे अब्रॉड भेजकर उसको पे किया जा रहा है कोई अलाउंसेस या फिर कोई परक्विजिट, तो ये उसके हाथों में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। हो सो फाइनली अलाउंसेस कंप्लीट, पूरे अलाउंसेस। मतलब मुझे आज खुद में इतना प्राउड फील हो रहा है कि पूरा व्हाइट बोर्ड ब्लैक कर दिया मैंने आज, ठीक है। कोई जगह नहीं छोड़ी, एक कोना नहीं छोड़ा, जरूरत पड़ी तो उसको भी यूज किया मैंने, ठीक है। पर पूरा कंप्लीट हो गया, मजा आ गया। सर अकेले मजे ले रहे हो, अरे नहीं तुम भी बोलो मजा आ गया। बिल्कुल क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैं इजी तरीके से आपको अलाउंसेस समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश की अलाउंसेस को उतने ही इजी तरीके से समझाने की। अब दोस्तों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये बात बताएं कि ऐसा कोई चैनल है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे के पूरे इनकम टैक्स की जर्नी आपको कराई जा रही है। इवन जीएसटी की भी जर्नी हम आपको कराएंगे, और आगे आपके लिए सरप्राइज है। अगर इस पर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो आगे आपके लिए और भी मैंने कुछ सोचा हुआ है, बट अभी नहीं बताऊंगा, पहले रिस्पांस आने दो, रिस्पांस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।